जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, अभी लेसन 1 चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फैट और प्रोटीन के बारे में। इससे पहले जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है, ह्यूमन डाइट की चर्चा हुई। सबसे पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ाया, तो स्टार्ट किया एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद उसमें सारी बातें हुई। दूसरी वीडियो थी आपकी, वहाँ शुरू हुआ ह्यूमन डाइट, जो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल्स। ये 6 चीज़ों पे चर्चा करनी है, जिसमें हम लोगों ने बखूबी पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में देखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज चर्चा करेंगे फैट और प्रोटीन के बारे में। जो अगली वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें चर्चा होगी विटामिन और मिनरल्स के बारे में। तो ये पूरी बात हम लोगों की आराम से हो जाएगी। तो ये पहला टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वसा से और प्रोटीन से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको देखा जाए। देखिए, फैट का मतलब वसा होता है। तो सबसे पहली बात, पीसीएस में तो एक बार यही पूछ दिया था, जो मैंने ये लिखा है डेफिनेशन, वसा किसे कहते हैं। तो फैटी एसिड के 3 अणु, ठीक है। और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मतलब जो ग्लिसरीन होता है, चिकनाई। तो फैटी एसिड के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु से मिलकर जो बनने वाला यौगिक है, मतलब कंपाउंड, वो कौन है? वसा होता है। फैटी एसिड के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु से मिलकर बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, ठीक है। फैट करता क्या है? वसा को ही कहते हैं चिकनाई। ये शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है, ठीक है। क्वेश्चन करिए फैट करता क्या है, तो बहुत से कार्य हैं, लेकिन हर कार्य को याद रखना है कि वसा चिकनाई, वसा का चिकनाई होता है, ये शरीर को क्रियाशील मतलब एक्टिव बनाए रखने में सहायक होता है, सहयोग करता है, ठीक है। वसा को ही हम शरीर का शक्तिदायक ईंधन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब आपसे कहे कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो अब बताएंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स को। और जब कहे कि शरीर का शक्तिदायक पावरफुल फ्यूल किसे कहते हैं, तब बताएंगे वसा को, ठीक है। और जो ये वसा है, ये सामान्यतः हमारे शरीर में लिपिड के रूप में मिलती है। आपसे क्वेश्चन करे कि वसा हमारे शरीर में किस फॉर्म में मिलती है भाई, तो लिपिड के रूप में मिलती है। और वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो इन्हें ही हम तेल कहते हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात, एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 25% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। मतलब जो फैट का रोल है बॉडी में, वो 20 से 25%। जैसे कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, वैसे वसा 20 से 25%। और 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बताए थे जब हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो उसमें क्या था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वसा में हमारे 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। वसा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, जिसे बोलते हैं संतृप्त वसा। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसे हम बोलते हैं असंतृप्त वसा। अब इसमें क्या अंतर है? जो संतृप्त वसा है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, इसलिए इसका सेवन कम करना चाहिए। ये सॉलिड होती है, डबल बॉन्डिंग, इसलिए ये जाहिर सी बात है कि सॉलिड होगी, ठोस होगी, तो हार्मफुल होगी, नुकसानदेह होगी। और मिलती किससे है? तो ये हमें एनिमल से मिलती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है भाई? बटर, मक्खन, घी, मांस, मीट, पनीर, डालडा, ये सभी क्या है? ये सभी सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। ये क्या है? जस्ट इसका उल्टा। ये सॉलिड है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल। ये नुकसानदेह है तो ये सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए ये हार्मलेस होता है, आरामदेह होता है। ये एनिमल से मिलता है, तो असंतृप्त वसा जो होती है ये प्लांट से मिलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, काजू,
बादाम, ETC, ये सभी क्या है, ये असंतृप्त वसा है। ये क्या करते हैं, ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को हटा देते हैं, कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है, शरीर में। तो आपने एग्जाम्पल देखा। अब यहां बात ये समझनी है कि ये तो फैट के प्रकार हैं कि संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो बात आएगी कि जो तेल होता है प्लांट ऑयल, भाई प्लांट से मिल रही है असंतृप्त, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं वनस्पति घी में। तो देखिए, प्लांट ऑयल वनस्पति तेल पर एक क्रिया होती है हाइड्रोजेनेशन की, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो हम बनाते हैं वनस्पति घी, ठीक है। वनस्पति घी का जो एमपी लेवल है वो हाई होता है। देखिए हाई लिखे हैं, एमपी लेवल का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक। इसलिए ये ट्रांस फैट को जन्म देता है, ट्रांस वसा को। जैसे ही कोई प्लांट ऑयल से रिफाइन होगा, मतलब हाइड्रोजनेशन होगा और वनस्पति घी बनेगा, तो उसका एमपी लेवल, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बढ़ जाएगा, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि ट्रांस फैट हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखिए, प्लांट ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत कम होता है। आप ध्यान से समझिएगा कि बात कैसे समझनी है तेल के बारे में और घी के बारे में। हमारे हाथ में तेल लग जाए, कोई भी तेल, सरसों का, जैतून का, तो आप नॉर्मली पानी से भी धो लेंगे और टॉवेल से पोंछ लेंगे तो हाथ ठीक हो जाता है। लेकिन घी अगर लग जाए, डालडा लग जाए, तो अगर हम साबुन से अगर हाथ धोएंगे तो पहली बार में साबुने झाग नहीं करेगा, और दोबारा जब धोएंगे तब साबुन से लेयर हटेगी, तब हाथ साफ होगा। उसके बाद भी टॉवेल से पोंछेंगे तो स्मूथ नहीं लगेगा, जरा स्किन ड्राई ड्राई लगेगी, टाइट लगेगा। साबुन भी झाग नहीं कर रहा है पहली बार में। सोचिए कितना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक। क्या अगर घी को गर्मी के मौसम में भी एसी रूम में रख दीजिए, कूलर के रूम में रख दीजिए, तो वो जम जाता है। लेकिन भयंकर ठंडी हो, ये जितने भी तेल हैं, ये आप क्या हैं, ये कभी भी मस्टर्ड, सरसों तेल, ये सब कभी जम ही नहीं सकते हैं ठंडी के मौसम में। इसलिए जो चीज मेल्टिंग पॉइंट कम होती है जिसकी, वो हानिकारक नहीं होता, जिसका ज्यादा होता है वो हानिकारक होता है। ट्रांस वसा कहते हैं उसे। ये भी एक फैट का प्रकार होता है जो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। और ये किस में पाया जाता है, जितने भी फास्ट फूड हैं, पिज्जा है, कुरकुरे है, ये सभी क्या है, सभी ट्रांस फैट हैं भाई। कुरकुरे, चिप्स, ये सब क्या है, पैकेट में छन के मस्टर्ड ऑयल में बंद है। सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है, और वो छन के कई दिन से रखा है पैकेट में। अब सोचिए, और वो आप खा रहे हैं। क्या करता है सरसों घी, नुकसान कभी नहीं करता जो गाय का होता है। सरसों का तेल अगर छान के कुछ खाना हो तो आप सोयाबीन का तेल यूज करिए, सनफ्लावर यूज करिए, जैतून करिए। सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये शरीर की जो वेंस और आर्टरी होती है, नलिकाएं, ये जाके नली के ऊपर, क्योंकि ये ब्लड में तैरता नहीं है, जाके नली के भाग को पकड़ता है और चिपक जाता है। अब ब्लड ऐसे जा रहा है, आपका ब्लड पूरे फ्लो में चलता है, नस में, वेन और आर्टरी, धमनी और सिरा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ धीरे धीरे निकल रहा है, तो क्या होगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा, यही फट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ये सभी इसके चलते ये काम होता है, ठीक है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चिकनाई, वसा ही है। एक होता है HDL, एक होता है LDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL क्या करता है, इसे ही बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बादाम, अखरोट और पिस्ता, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है, और इसका लेवल कभी भी 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 के अंदर रहे, 60 से ऊपर न जाए, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जो LDL है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखिएगा। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये हमारे रक्त की नलिकाओं में जमती नहीं है। जो हम पढ़े, एक तरह से सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड, दो अनसैचुरेटेड जो अच्छा है, जो हानिकारक नहीं है, वही समझिए HDL है गुड कोलेस्ट्रॉल।
ये रक्त की नलिकाओं में जमती नहीं है, नुकसान नहीं करती है। ये आप आराम से खाएंगे, जरूरी भी है खाना, क्योंकि ये हमारे शरीर को सबसे अधिक क्या दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ठीक है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बताए ही, ये रक्त की नलिकाओं में जम जाती है। तो ये रक्त की नलिकाओं में जमती है और ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये जो HDL है ये 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर न जाए और LDL 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे न जाए, उससे मतलब कमे रहे, ऊपर न जाए, ठीक है। और ये इससे अधिक ना ऊपर न जाए, इनसे कम रहे, मानक ध्यान रखिएगा डेटा। अब देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है तो HDL तो अच्छा है, लेकिन जो LDL है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे शरीर में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के जमने से 3 चीजें हो सकती हैं। हार्ट अटैक, जिसे हम बोलते हैं हृदयाघात, दूसरा है हैमरेज, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक रक्तस्राव, अंदर ही नलिका का फट जाना, ब्रेन हैमरेज हो गया, और तीसरा है ब्रेन स्ट्रोक, मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग एकाएक काम करना बंद हो जाना। स्ट्रोक का मतलब होता है कोई भी चीज एकाएक रुक जाए, ठीक है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक, हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो अभी वसा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग वसा के कार्य पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या चीज है और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या रोल अदा करती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं। अब देखिए वसा के कार्य। वसा के कार्य, अभी तो फैट को देखे हम लोग अच्छे से, 2 प्रकार के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब वसा के कार्य क्या है? सबसे पहली बात, शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है ये। मतलब अगर आपसे पूछे कि शरीर में ऊर्जा का संग्रहित सोर्स, मतलब स्टोरेज सोर्स कौन सा है, क्या होता है, तो वसा होता है जो हमारी त्वचा के नीचे जमा रहता है, ठीक है। और यह मानव शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे सुरक्षात्मक कवच भी कहते हैं वसा को। ये सुरक्षात्मक लेयर है, परत है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये ठंड से भी बचाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने मोटे लोगों को पाएंगे, जो जितने अधिक चर्बी होती है, वसा होता है, उन्हें ठंड कम लगती है, और गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा लगती है, और पतले दुबले आदमी को ठंड अधिक लगती है। वो वसा का खेल है। शरीर में फैट ज़्यादा रहेगा तो कई चीज़ों को, वो आपको कई चीज़ों से सिक्योरिटी प्रदान करेगा। तो सबसे पहली बात कि ये ऊर्जा का संग्रहित सोर्स है, त्वचा के नीचे जमा रहता है, मानव शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, और शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाता है। मतलब कोई मोटा ताजा आदमी गाड़ी उड़ी से गिर जाए, कहीं चोट लग जाए, भद्द से गिरा, बहुत कम चोट आई, लेकिन जो पतले दुबले हैं एकदम ऐसे, उनको कस के तूफान भी चल जाए तो उड़ जाएंगे, मतलब कहीं गिर उड़ गए तो बहुत तेज चोट लग जाएगी। तो शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाते हैं, ठीक है। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फैट है वसा, ये हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, ठीक। यह शरीर में संग्रहित भोजन के रूप में रहता है। जब आपसे क्वेश्चन करे, एक तो संग्रहित ऊर्जा भी है, संग्रहित भोजन भी है। यह हमारे शरीर में संग्रहित भोजन के रूप में रहता है। जैसे यहां एक लाइन देखिएगा, तब ये पूरी बात समझिएगा। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको खाने से जो हमारा लीवर है, यकृत है, ये वसा में परिवर्तित कर देता है। मतलब आप ज्यादा, अभी मैं इस चीज को, लीवर जब चलेगा ग्लैंड, तो आपको पूरी बात बताएंगे, पढ़ाएंगे कि लीवर किन किन चीजों को चेंज करता है। लेकिन यहां बात आ गई है तो इसको भी ध्यान रखना है कि जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, मिठाई खाएंगे, मीठी चीज खाएंगे, तो फूल जाएंगे, वो फैट को जन्म देता है। क्या होगा, लीवर तुरंत उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज करता है। इसीलिए अधिक मिठाई खाने से आदमी मोटा होने लगता है। जितना अधिक खाते जाएंगे मिठाई, उतने समियाना की तरफ फैलते चले जाएंगे। समियाना समझते हैं ना, जहाँ शादी ब्याह होता था तो समियाना उसी को कहते हैं, जहाँ बारात टिकती थी। तो फैलते जाएंगे, और फिर नहीं माने और फिर कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं मिठाई, तो लीवर ने कार्बोहाइड्रेट से फैट बनाया, और जब अधिक आप खा रहे हैं तो फिर फैट से कोलेस्ट्रॉल बनाया। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा भी है कि बॉडी में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में, ठीक है। तो यहां देखिए, यह शरीर में संग्रहित भोजन के रूप में रहता है वसा। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से यकृत वसा में परिवर्तित कर देता है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए ये वसा कितना
हमारे लिए काम आता है कि अगर कभी इमरजेंसी में, कभी भविष्य में किसी व्यक्ति को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो कोई व्यक्ति, जान जाइए, 13 से 15 दिन तक बिना खाए पिए, मतलब एक सामान्य व्यक्ति 13 से 15 दिन बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। समझ गए? वो कैसे रहेगा? देखिए, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो बताया था, पॉलीसेकेराइड का पार्ट भी है, संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेड फूड मटेरियल, ठीक है। ग्लाइकोजन, तो जैसे ही कोई व्यक्ति उपवास शुरू किया या कोई आमरण अनशन पर बैठा है कि अनशन पे हम हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठ जाते हैं अनशन पे अपने किसी मांग को पूरा करवाने के लिए, तो अब क्या होगा? सबसे पहले जो आपके शरीर में जमा ग्लाइकोजन है, मतलब जमा कार्बोहाइड्रेट है, ये 4 से 5 दिन तक आपको संभाल देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फैट है, वसा, जो शरीर में संग्रहित भोजन के रूप में रहता है, ये आपको 9 से 10 दिन तक ये भी आपकी जिंदगी दे देगा। तो मिला जुला के एवरेज एक सामान्य व्यक्ति 13 से 15 दिन क्या हो रहा है? बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया, जब आपका फैट भी खत्म हो गया, तब क्या होता है? अगर उसके बाद भी आप उपवास अपना चालू रखे हैं तो फिर आपकी जो शरीर है वो अब प्रोटीन को खाना शुरू करेगी, और प्रोटीन 3 से 4 दिन इसको लगते हैं पूरे खत्म करने में। तो जैसे ही बॉडी प्रोटीन को खाना शुरू करेगी तो आपके यूरिन में, मूत्र में कीटो बॉडी का मिलना शुरू हो जाएगा। ये कीटो बॉडी वो चीज है कि जैसे यूरिन में मिलना शुरू हुआ, मतलब आपकी विदाई अब तय है। अगर जो पॉलिटिशियन अनशन पर बैठे हैं उनकी अगर मांगे सही हैं तो मान ली जाएंगी, अगर मांग सही नहीं है तो फिर एक माला लेके उनको ये मान लिया जाएगा कि इनकी विदाई अब तय है, ठीक है। तो कीटो बॉडी अगर यूरिन में मिलना शुरू हो गया, इसका मतलब शरीर ने अब प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया। अब वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12 दिन के बाद 3-4 दिन और जिंदा रह सकता है। तो बात समझ गए? ये हमारा फैट है, इसके कार्य हैं। वसा हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आइए देखिए प्रोटीन को। प्रोटीन की कहानी है कि इसे बोलते ही हैं चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब यह अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, ठीक है। प्रोटीन आपको मैंने पहले टॉपिक बताया भी था, याद करिए, तुरंत मैं रिकॉल करा देता हूं। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे पहले कहां पचा, ब्रेक हुआ? स्टमक में, जिसे हम पेट कहते हैं। स्टमक का तीसरा पार्ट पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो पेप्सिन है उसने प्रोटीन को तोड़ के क्या बना दिया? पेप्टोन। अब वो पेप्टोन कहां पहुंचा? पैंक्रियाज के पास। वहां कौन सा एंजाइम मिला? ट्रिप्सिन। उसने उस पेप्टोन को पेप्टाइड बना दिया। अब वो पेप्टाइड आगे बढ़ा, अब कहां आया? छोटी आंत के तीसरे पार्ट इलियम में। वहां कौन सा एंजाइम है? इरेप्सिन। और उसने उसी पेप्टाइड को अमीनो एसिड बना दिया। तो देखिए वही है कि चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो नाइट्रोजन से ही बनती हैं, और ये जो नाइट्रोजन है हमें अमीनो अम्ल से मिलता है, और अमीनो अम्ल का मतलब प्रोटीन है, ठीक है। अमीनो अम्ल जो होते हैं, जिस बंध को बॉन्ड बोलते हैं, जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़कर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये प्रोटीन है, ये एक दूसरे द्वारा जो ये जुड़ा है, तो ये सब अमीनो एसिड है। जैसे ये एक दूसरे से जुड़ रहा है उस चेन के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, और तब हम नाम देते हैं उसे प्रोटीन। अब समझ में आया? ये प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जब पचता है तो अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। प्रोटीन के पचने से अमीनो अम्ल बनता है, और अमीनो अम्ल के टूटने से यूरिया बनती है जो मूत्र के माध्यम से निकल जाती है। जब हम किडनी पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि हमारे पेशाब में, यूरिन में, मूत्र में कितना परसेंटेज यूरिया का, यूरिक एसिड का, पानी का, लवण का मतलब सैलिनिटी का, सॉल्ट का होता है।
अब देखिए, मानव शरीर का लगभग 15 से 20% जो भाग है ये प्रोटीन का बना होता है। आपको हम पहली क्लास में भी बताए थे, कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाए थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में रोल 60 से 70%, उसके बाद फैट का 20 से 25% और फिर 15 से 20% प्रोटीन। तो ये हमारे मानव शरीर में लगभग 15 से 20% पाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनिए, प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में कि हमारा पूरा शरीर ही प्रोटीन से बना है। हर जगह प्रोटीन है। प्रोटीन, किसी बच्चे को आप रोटी मत दीजिए, चावल मत दीजिए, लेकिन प्रोटीन की कमी कभी मत करिएगा। अगर प्रोटीन में कमी कर देंगे तो वो बच्चा एक पूरी तरह से मानव संसाधन नहीं बन पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब अपने देश के विकास में अहम योगदान नहीं निभा पाएगा जैसा कि हम निभा रहे हैं। तो वो बच्चा प्रोटीन के चलते, प्रोटीन ओनली वन बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हम प्रोटीन क्यों लेते हैं, तो आप ये बताएंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में शारीरिक विकास के लिए अहम रोल अदा करता है और टूटे अंगों की मरम्मत भी करता है। तो एक बच्चे के अच्छे विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अभी इतने बात खत्म नहीं हुई है, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा आपको किसी कमी से रोग क्यों होता है, इसके सोर्स क्या हैं, खाने पीने से क्या, कहां, ये कैसे मिलता है, सारी बात। तो देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब बात होगी कि कितना अमीनो अम्ल या कितना प्रोटीन मानव के शरीर के लिए आवश्यक है। तो इस धरती पर 170 प्लस अमीनो अम्ल की खोज की गई है। ठीक है, जिसमें से 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं, अम्ल हैं, वो मानव के शरीर के लिए आवश्यक है। समझ में आई बात? मतलब 170 प्लस में 20 अमीनो अम्ल मानव के शरीर के लिए आवश्यक है। अब इस 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन है, इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है नॉन एसेंशियल, जो आवश्यक नहीं है, और ये 11 प्रकार के होते हैं। काहे आवश्यक नहीं है भाई? क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, इनका प्रोडक्शन, उत्पादन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए आवश्यक नहीं है। इस तरह तो ओवरऑल 20 आवश्यक है पूरे 170 में से, लेकिन जब कहे 20 में से भी क्या है, तो 11 आवश्यक नहीं, क्योंकि इनका उत्पादन हमारे शरीर में हो रहा है। हाँ, 9 जो है ये हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाहरी भोज्य पदार्थों से। और क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसे हम बोलते हैं एसेंशियल, जो आवश्यक है, और ये 9 प्रकार का है। तो देखिए, जो एसेंशियल है ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 पूरे संसार में केवल अलसी के बीज में पाया जाता है। अलसी, जिसे गांव में तीसी कहते हैं। तीसी इतना फायदेमंद है कि जब कोई महिला मां बनती है तो बच्चे के होने के बाद इसी तीसी से पूर्वांचल में सठौरा नामक एक उत्पाद बनता है, जो खाने में, जिसमें ड्राई फ्रूट मिला के उसको बनाया जाता है, बहुत ताकत होती है। तो ओमेगा 3 उसमें मिलता है। सोचिए, प्रोटीन का ये एक टाइप है, अलसी या तीसी का बीज, ओमेगा 3 उसमें मिलता है। और दूसरा इसका टाइप है, अगर वो ना मिले तो ओमेगा 6, ये आपको मूंगफली में, सोयाबीन में, अखरोट में, मछली में और सूरजमुखी के तेल में मिलता है। अभी इसका विस्तृत हम बताएंगे भोजन में और क्या क्या है। ठीक है, ये वही चीज है जो यहां मैंने और विस्तार से लिखा है। तो 20 अमीनो एसिड में 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल, 9 के 2 प्रकार, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो आपने देखा। अभी और है इस 9 में जो भोजन से मिलेगा, ये भी भोजन से मिल रहा है, ये भी मैं भोजन के माध्यम से मतलब अन्न के बारे में लिखा हूं। अब देखिए, जो ये नॉन एसेंशियल है, जो आवश्यक नहीं है, वो क्यों आवश्यक नहीं है? वो प्रोटीन हमें बॉडी हमारी दे रही है। तो प्रोटीन की प्राप्ति 2 जगह से हो रही है, शरीर से और भोजन से। ये शरीर वाला है, ये भोजन वाला है। तो शरीर से क्या मिल रहा है? तो रक्त में हमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है, प्रोथ्रोम्बिन मिलता है, थ्रोम्बिन मिलता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मैं भी पढ़ाऊंगा जब विटामिन, तो आपको बताऊंगा, विटामिन जब शुरू होगी पूरी टॉपिक तो आपको बताऊंगा कि उस समय प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का हमारे ब्लड क्लॉटिंग में कितना अहम रोल है। फिर आपकी जो मांसपेशी है, मसल्स, इसमें
एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है। फिर जो हमारी हड्डी है, ये हमारी हड्डी, इसमें कोलेजन और ओसिन प्रोटीन मिलता है। ओसिन प्रोटीन से तो हड्डी बना ही होता है। और जो कोलेजन है, आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जो हमारे बॉडी का लिगामेंट है, आगे क्लास पढ़ाएंगे जब 8वां टॉपिक चलेगा, अभी तो बहुत लंबा है। तो लिगामेंट, बोन टू बोन, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले चीज को हम लिगामेंट कहते हैं। दो अस्थियां जहां ज्वाइंट हैं उसे लिगामेंट कहते हैं, और वो पूरी तरह से कोलेजन का बना होता है, ये कठोर होता है। और हड्डी ओसिन से बना होता है, ओसिन प्रोटीन से। ये दोनों प्रोटीन है, ठीक है। फिर जो बाल है, त्वचा है, जो आपके पशुओं के सींग हैं, नाखून है, ये सभी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये सब प्रोटीन की प्राप्ति हमारे शरीर में खुदा हो रही है। फिर जो आपका अब भोजन से है, ये गेहूं, गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन मिलता है, जो हम बाहरी ले रहे हैं आवश्यक वाला खाने पीने से। फिर दूध में कैसीन प्रोटीन मिलता है, दही में पैरा कैसीन मिलता है, गाजर में कैरोटीन मिलता है, अंडे में दो चीज है, एक सफेद भाग, एक पीला भाग। आप भी जानते हैं, मुर्गी का अंडा खाते हैं तो जो व्हाइट वाला है वो पूरी तरह से प्रोटीन होता है, जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, ठीक है, एल्बुमिन। और जो आपका पीला वाला भाग है, इसे हम विटेलिन कहते हैं। जो पीला भाग है वो वसा होता है, जो व्हाइट वाला भाग है वो एल्बुमिन होता है। तो ये प्रोटीन था प्राप्ति शरीर से और भोजन से, ठीक है। अभी हम प्रोटीन के कार्य समझेंगे, प्रोटीन का सोर्स समझेंगे, उसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आइए अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य। क्या प्रोटीन के कार्य हैं? सबसे पहली बात, प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये हमेशा निर्माण करते रहते हैं। यह शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मैंने आपसे बताया ही था अभी कि प्रोटीन का कोई ओनली वन फैक्ट पूछे तो बताएंगे बॉडी बिल्डिंग। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कोई पूछे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो ओनली वन फैक्ट क्या है, एनर्जी, ऊर्जा के लिए। और वसा क्यों लेते हैं, तो वसा जब कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा नहीं मिलती तो वसा से ऊर्जा मिलती है। और वसा तो अभी देख ही रहे हैं, बहुत सी चीजों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है प्रोटीन। और यह टूटे फूटे जो हमारे अंग होते हैं उनकी ये मरम्मत करता है, ठीक है। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों, सेल्स और टिश्यूज का निर्माण, मरम्मत और विकास तीनों चीज करता है। ये कोशिकाओं का और टिश्यूज मतलब ऊतकों का निर्माण भी करता है, मरम्मत भी करता है और विकास भी करता है। कौन? प्रोटीन, ठीक है। दूसरी बात, सोयाबीन में प्राकृतिक रूप से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जब आपसे कहे, देखिए यहां से लड़के हमेशा हो जाते हैं कंफ्यूज, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाते हैं। 2 पॉइंट लिखा है एक साथ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कहे कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल फॉर्म में इस धरती पर प्रोटीन का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सोर्स कौन सा है, तो ओनली वन सोयाबीन है। और जब कहे कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तब बताएंगे कोलेजन है, जिसको मैंने बताया कि जो हड्डी में पाया जाता है, ठीक है। पूरे शरीर में हड्डी है, बोन्स है, और सभी में कोलेजन प्रोटीन है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोई है तो कोलेजन है। और सोयाबीन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में, और मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तो ये कोलेजन है जो हड्डी में पाया जाता है। प्रोटीन के सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो सबसे पहला आप प्रोटीन दाल, ठीक है। पहला क्या, सभी हैं, इसमें सबसे अधिक बताते हैं हम कौन सा है। तो प्रोटीन के सोर्स दाल है, अंडे हैं, मांस है, दूध है, फिर मछली है, ये सभी प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा,
कभी भी ये मत सोचिए कि ये फैट होते हैं। आप सामने देख रहे हैं, आप प्रोटीन है, इनको खाने से फैट नहीं होता। इनके साथ अन्न, रोटी और चावल खाने से फैट होता है, मोटापा आता है। इनको खाने से फैट नहीं होता। ये प्रोटीन के सोर्स हैं, ये खाना चाहिए। बहुत लोग मेरे पास आते भी हैं आडंबर को लेके, सर हम मटन चिकन नहीं खाते। आप नहीं खाते वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि भारी मात्रा में प्रोटीन के सोर्स हैं, और प्रोटीन एक मनुष्य के विकास में सबसे अहम योगदान रखता है, ठीक है, और वो पाया जाता है इन सभी चीजों में, तो ये सभी जरूरी हैं। फिर मछली है, फिर सोयाबीन तो आपको बताया सबसे प्रचुर, कितना, अकेले 42% प्रोटीन सोयाबीन से हमें मिलता है, ठीक है। फिर है, इसे मैंने लिखा है सबसे ज्यादा। और फिर मशरूम, जो मशरूम होता है ये भी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये दो चीज मैंने लिखा है, सैकरीन और एस्पार्टिन। ये क्या है भाई? ये सैकरीन और एस्पार्टिन जो है, इस नाम के प्रोटीन होते हैं ये दोनों, और यही मीठेपन के लिए जिम्मेदार हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब जो आप मार्केट में देखते हैं शुगर फ्री और चाय में डालते हैं और मिठास पूरी मिलती है, वो गोली होती है, वास्तविकता है कि वो चीनी नहीं होती है, वो शुगर फ्री यही होते हैं प्रोडक्ट सैकरीन और एस्पार्टिन। इन्हीं को उसमें मिलाया जाता है गोली में, और वो रहता है शुगर फ्री, और पूरी तरह से वो मीठेपन के लिए जिम्मेदार होता है, मिठास देता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, सैकरीन और एस्पार्टिन मीठेपन के लिए जिम्मेदार हैं। और चाइना में क्या है कि चाइना में, जैसे आपको ये बात अजीब लगेगी लेकिन बात सत्य है, जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने आप जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, वहां पर चाइना में कॉकरोच को मारकर, उनके पैरों को तोड़कर, उनको तलकर पैकेट में खाने को दिया जाता है। मूवी देखिए और कॉकरोच खाइए। क्यों? क्योंकि कॉकरोच में काइटिन, जी हाँ, काइटिन नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पूरा जो कॉकरोच का स्केलेटल है, बाहरी पूरा आवरण, पूरा कॉकरोच, वो काइटिन से बना होता है, और काइटिन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चाइना में तो एक से एक चीज खाते हैं। वहां डॉग डे मनाया जाता है, तो उस दिन 25 से 30 हजार कुत्तों की मौत हो जाती है, और बड़े चाव से लोग खा जाते हैं चाइना वाले, ठीक है। तो ये प्रोटीन है। अगर काइटिन कभी कहे तो ध्यान रखिए, कॉकरोच पैनल ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बता दिया, क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो दो चीजों में बटा हुआ है प्रोटीन कमी से होने वाला रोग। क्या भाई? एक वर्ष से छोटे बच्चों में, दूसरा 1 वर्ष से बड़े बच्चों में, ठीक है। तो जो छोटे बच्चों में है, 1 वर्ष से कम है, उसमें होता है मैरास्मस। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। अब इसे विटामिन डी की कमी से मत समझ लीजिएगा कि जो रिकेट्स है, मैरास्मस को भी सूखा रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर पूरा सूख जाता है बच्चे का, और वजन भी कम हो जाता है। आप ऐसे बच्चों को देखेंगे तो बेचारे एकदम दुबले पतले सूखे हुए रहेंगे। तो इस बच्चों की गलती नहीं है। ये 1 साल से छोटा बच्चा किस पे डिपेंड है? अपनी माता पे। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी समाज में किसी स्तनपान कराने वाली महिला को अगर प्रोटीन की कमी होती है, तो ये अच्छा समाज और विकसित समाज नहीं कहा जाएगा, जहां एक महिला तक को प्रोटीन तक नहीं मिल पा रहा है शरीर में, जिससे वे अपने बच्चों को प्रोटीन दे सके दूध के माध्यम से। तभी तो ये बीमारी हो रही है मैरास्मस। और ये इतना खराब बीमारी है, ये तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये खराब हो गया, एक बार बीमारी हो गई तो वो बच्चा, जो मैं बताया ना कि ह्यूमन रिसोर्स कभी कायदे का बन ही नहीं सकता, देश के विकास में योगदान दे ही नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए बच्चा, मतलब समझ लीजिए मैरास्मस से पीड़ित है, तो इसका जीवन एकदम खराब हो गया। तो प्रोटीन की कमी यहाँ माता पे डिपेंड करती है, क्योंकि 1 वर्ष से छोटा बच्चा दूध पे ही डिपेंड है, ठीक है, और वहां प्रोटीन है दूध में। दूसरा है 1 वर्ष से बड़े बच्चों में, ये होता है क्वासी-योर्कर, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वासी-योर्कर। ये क्या है भाई? इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि, जो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों ही रुक जाती है, और इसमें हाथ पैर सूख जाते हैं, और पेट जो है वो फूल जाता है। बात समझ में आई? यहां आपको शरीर सूखेगा, वजन कम होगा, एकदम पतला दुबला सूख जाएगा।
वहां हाथ पैर सूखेंगे लेकिन पेट फूल जाएगा, कुपोषित बच्चा देखने में ही लग जाएगा। तो ये है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया वसा मतलब फैट और प्रोटीन के बारे में। यहां से आपके देख लीजिएगा, एग्जाम देंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मन से पढ़िएगा, जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, सभी जगह वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। वीडियो पे आप जो समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।